21 मार्च 2024 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के आसपास जो है कुछ अनयूजुअल मूवमेंट्स होनी शुरू होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, पुलिस एकदम से आ जाती है, इसी के साथ मीडिया भी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और साथ ही में लग जाती है धारा 144, जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 144। और ऐसा हो इसलिए रहा था क्योंकि कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसका अंदेशा तो बहुत लोगों को था, लेकिन बस ये नहीं पता था ये किस दिन होगा। और 21 मार्च का दिन वो दिन बना जब फाइनली सीएम केजरीवाल जो हैं वो ईडी द्वारा अरेस्ट हो गए दिल्ली के एलिजेड लिकर स्कैम में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सबको अंदेशा था, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत तक समझा दूंगा। बट इस अरेस्ट के होने के बाद हुआ ये कि दिल्ली जो थी वो काफ़ी डिवाइडेड थी, इवन फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया भी काफ़ी डिवाइडेड थी। एंड आई एम श्योर जो कि लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी एक डिवाइडेड ओपिनियन होगा। कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन से पहले अरेस्ट करना जो है वो ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। एंड ये मैं आपको बताऊंगा, ये आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली कोर्ट में भी गई हैं। लेकिन दूसरी साइड भी है इसकी, और उनका मानना ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने करप्शन की है तो चाहे इलेक्शन हो या ना हो, या कोई चीफ मिनिस्टर हो या ना हो, लॉ सबके लिए बराबर है और उन्हें अरेस्ट होना ही चाहिए। एंड अब इस केस को पूरा डिटेल में समझने के लिए हम करेंगे क्या, इस वीडियो को हम कर देंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि अरेस्ट से पहले कोर्ट्स में क्या हो रहा था, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आएगा तो आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि अरेस्ट हुआ क्यों। और दूसरा पार्ट हम समझेंगे कि अरेस्ट हुआ कैसे और अरेस्ट क्यों हुआ 21 मार्च के दिन ही। 21 मार्च को ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त था, ये आपको सब समझ आ जाएगा दूसरे पार्ट में। और तीसरे पार्ट में हम समझेंगे कि अरेस्ट के बाद की क्या कहानी चलेगी, यहाँ से रिमांड हुई है और रिमांड कब तक चलेगी, और इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम क्या स्टेप्स ले रही है, उससे भी डिटेल में समझेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा पहला पार्ट शुरू करते हैं और समझते हैं कि सीएम केजरीवाल एक्चुअली पिक्चर में आए कब, और ये जो अरेस्ट हुआ है इसकी जड़ें कहाँ पे हैं। तो देखिए, जो ये लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, ये हुई थी नवंबर 2021 में। और इसके बाद आपको पता है कि मिनिस्टर्स जैसे मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो गए, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह भी इस मैटर में अरेस्ट हो गए। लेकिन ईडी ने जो पहला समन भेजा था मिस्टर केजरीवाल को, वो भेजा था नवंबर 2023 में, यानी कि पॉलिसी के करीब 2 साल बाद। और ये पहला समन जो था, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये पहला समन पे तो सीएम केजरीवाल अपीयर हुए नहीं। उसके बाद ईडी ने 8 समन और भेजे, यानी कि टोटल 9 समन गए हैं सीएम केजरीवाल को, और सीएम केजरीवाल 9 के 9 समन पे अपीयर नहीं हुए। और ये केस लीगली इतना इंटरेस्टिंग बना ही इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे समन्स हो गए थे, और 5वें समन तक तो ये सिचुएशन बन गई थी कि ईडी समन भेजती थी, उसको रिस्पॉन्ड कर देते थे सीएम केजरीवाल ये कहते हुए कि जो समन है वो इलीगल है, मैं अपीयर नहीं होऊंगा क्योंकि आप मुझे ये भी नहीं बता रहे कि आप मुझे किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं, तो मैं अपीयर नहीं होऊंगा। और 5वें समन तक यही चल रहा था। एक तरह से ईडी समन करती थी, दूसरी तरह से सीएम केजरीवाल रिस्पॉन्ड करके मना कर देते थे आने से। लेकिन फाइनली 5वें समन के बाद ईडी जो है वो कोर्ट पहुंचती है 3 फरवरी 2024 को। और ईडी जो कोर्ट आई थी वो आई थी सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट लेकर, एज पर सेक्शन 174 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। क्योंकि सेक्शन 174 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को एक पब्लिक सर्वेंट समन करके बुला रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें 1 महीने तक की जेल का प्रावधान भी है। और यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट लेकर ईडी पहुंची थी, ये कहते हुए कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब को समन कर दिए हैं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन ये अपीयर ही नहीं हो रहे हैं। और जब कोर्ट ने भी ईडी के लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट सुनी और साथ ही देखा कि समन्स जो हैं वो ऑलरेडी सारे डिलीवर हो चुके हैं और सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि ये इलीगल समन्स हैं इसलिए वो नहीं आएंगे, तो कोर्ट इस प्राइमा फेसी कंक्लूजन में पहुंचा कि जो समन्स हैं ये ठीक तरीके से सर्व हो चुके हैं एंड सीएम केजरीवाल को अपीयर होना चाहिए था इन समन्स पर, और वो नहीं हुए हैं। इसलिए अब उन्हें कोर्ट आना होगा और कोर्ट में बताना होगा कि उनका कंडक्ट ये क्या है, वो क्यों अपीयर नहीं हो रहे हैं। एंड अगर अब आपको लग रहा है कि अब तो चलो कोर्ट से समन आ गए सीएम केजरीवाल को, तो सीएम केजरीवाल एटलीस्ट कोर्ट में तो अपीयर हो ही जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ था क्योंकि सीएम केजरीवाल ने इस पर्टिकुलर कोर्ट के ऑर्डर को भी सेशंस कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। हालांकि वो चैलेंज जो था वो अनसक्सेसफुल रहा और इवेंचुअली 16 मार्च को सीएम केजरीवाल साहब को कोर्ट आना पड़ गया, और इस समय तक ईडी ऑलरेडी 8 समन कर चुकी थी। और अब आपको ये समझना होगा कि 16 मार्च को सीएम केजरीवाल को इस मैटर में बेल मिल गई, बट बेल मिली थी ईडी के समन्स को स्किप करने के लिए। जो ये लिकर पॉलिसी का स्कैम जो कि उन पर मेन एलिगेशन थी, इसमें उन्हें कोई बेल नहीं मिली थी, जिसका मतलब ये था कि ईडी के हाथ अभी भी खुले थे, ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती थी। और 16 मार्च को सीएम केजरीवाल की बेल मिलने के बाद ईडी ने जो अपना आखिरी यानी कि जो 9वां समन था वो भी सीएम केजरीवाल को सर्व करा, और इस 9वें समन को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और वो चैलेंज जो था वो हुआ था 21 मार्च को। और ये जो 21 मार्च का चैलेंज था, यहीं से अरेस्ट की कहानी शुरू हुई, और इसलिए अब हम बढ़ जाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो कि था अरेस्ट का दिन। तो अब ये समझ लेते हैं कि 21 मार्च 2024 को एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, इस दिन सीएम केजरीवाल जो थे समन्स के अगेंस्ट आ गए डायरेक्टली हाई कोर्ट, और वो आए थे हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 482 सीआरपीसी। अब 482 सीआरपीसी बात करता है हाई कोर्ट की इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन की, यानी कि जो पावर्स उनके पास ऑलरेडी हैं, निहित है हाई कोर्ट में, और इन पावर्स को हाई कोर्ट यूज़ करता है या तो प्रिवेंट करने के लिए अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को, या फिर सिक्योर करने के लिए एंड्स ऑफ जस्टिस को।
और इस दिन सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। अब वैसे तो मोस्टली लोग जानते होंगे कि ये कांग्रेस पॉलिटिशियन है ये, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के केसेस को ढंग से ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी बड़े केसेस होते हैं आम आदमी पार्टी के, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं या फिर किसी हाई प्रोफाइल यानी कि मिनिस्टर्स की बेल करवानी होती है, जैसे कि मनीष सिसोदिया साहब की जब बेल करानी थी तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ही अपीयर होते हैं। और डॉक्टर सिंघवी ने यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखी कि देखिए ये मुझे यानी कि सीएम केजरीवाल को समन्स कर करके ईडी बुला रही है, लेकिन ये हमें ये नहीं बता रहे कि बुलाया क्यों जा रहा है हमें और किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, क्या मुझे एक विटनेस की कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, या मुझे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, ये मुझे बता नहीं रहे। और ये जो मुझे बुला रहे हैं ये एक्चुअली समन्स करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए नहीं बुला रहे, ये बुला मुझे अरेस्ट करने के लिए ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ईडी की तरफ से पेश हो रहे थे एएसजी एसवी राजू, और जो लोग इन्हें जानते हैं, जिन्होंने इन्हें कभी आर्ग्यू करते हुए सुना, तो उन्हें पता है ये एक फेरोशियस लॉयर हैं और ईडी जैसे एजेंसी को ऐसे ही लॉयर की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कोर्ट के आगे ये बात रखी कि ये डॉक्टर सिंघवी को या सीएम केजरीवाल को किसने कह दिया कि हम उन्हें अरेस्ट करने के लिए बुला रहे हैं। हम अरेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन आप तो एक ख्याली पुलाव बना रहे हो, हमने तो नहीं कहा कि हम अरेस्ट करने के लिए बुला रहे हैं आपको। बट डॉक्टर सिंघवी अपनी बात को प्रेस करते रहे और उन्होंने कोर्ट के आगे ये बात रखी कि वो समन्स में अपीयर होने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो उन्हें ये प्रोटेक्शन दे दे कि ईडी जो है उनके अगेंस्ट कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लेगी, बेसिकली अरेस्ट नहीं करेगी। और इस समय जो रिपोर्टर्स वहाँ बैठे हुए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, उनका कहना ये है कि यहाँ तक जो हवा चल रही थी, क्योंकि जब आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट सुन रहे होते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हवा किस तरफ की है। ये कहना है रिपोर्टर्स का कि उस समय तक बेंच जो थी, जो डिवीजन बेंच बैठी हुई थी, जो मैटर को सुन रही थी, वो काफ़ी हद तक सीएम केजरीवाल के पक्ष में ही थी और वो शायद अरेस्ट को स्टे कर देते, ऐसा रिपोर्टर्स का कहना है। लेकिन इस समय हुआ ये कि जो एसवी राजू साहब थे, एएसजी एसवी राजू साहब, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को फाइल दिखाने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास क्या क्या एविडेंस है सीएम केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन हम अभी डॉक्टर सिंघवी यानी सीएम केजरीवाल को ये फाइल नहीं दिखाना चाहते। कोर्ट हालांकि इस फाइल को प्रीयूज कर सकते हैं। एंड इस फाइल को देखने के बाद ही बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से कहानी बदल गई, पूरी तरीके से हवा बदल गई। और कोर्ट जो थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई लंच के बाद, उन्होंने वो सुनी, लेकिन इसके बाद कोर्ट का डिसीजन बन गया था और कोर्ट ने ये कह दिया कि एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइन टू पास एनी ऑर्डर्स, यानी कि अरेस्ट पे किसी भी तरीके से स्टे जो था वो नहीं लगा। और दूसरा ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में तो लिखाया है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब तक फाइल नहीं देखी थी तब तक हाई कोर्ट के सवाल और रवैया दूसरा था, और जैसे ही उन्होंने ईडी की फाइल देखी है भोजनावकाश के बाद, लगभग 20 मिनट दोनों जजों ने फाइलों का निरीक्षण किया है, उसका अध्ययन किया है, और उसके बाद बिल्कुल अदालत का रवैया बदल गया। और जैसे ये डिसीजन आया तो ईडी के जो हाथ थे वो पूरी तरीके से खुल चुके थे, क्योंकि अब तो कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी फाइल भी रख दी थी और उनको एक सॉर्ट ऑफ अप्रूवल मिल गया था। मतलब ये कोई डायरेक्ट अप्रूवल नहीं है, क्योंकि इंटरिम स्टेज है, कोर्ट भी एविडेंस कोई पूरा डिटेल में जाके नहीं देख रहे थे इस समय, लेकिन ईडी को पता चल गया कि हमारे केस में काफ़ी जान है। और इवेंचुअली उसके 2-3 घंटे बाद, इस ऑर्डर के आने के 2-3 घंटे बाद वो हुआ जो आपने, मैंने और पूरे देश ने देखा, और वो था सीएम केजरीवाल का अरेस्ट। लेकिन सीएम केजरीवाल के अरेस्ट के साथ ही अरेस्ट के बाद की कहानी भी शुरू हो गई थी, एंड इसी कहानी को अब हम समझेंगे तीसरे पार्ट। तो देखिए, अब 21 मार्च को रात को 7 बजे के करीब ईडी की टीम जो है वो अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी और कुछ पूछताछ के बाद 9 बजे यहाँ अरेस्ट हो गया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि अब जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था तो सबको अंदेशा लग चुका था कि अरेस्ट होना ही होना है। तो आप ये मान के चले कि पिटिशन ऑलरेडी तैयार थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, और वो पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में करीब 9 बजे ही फाइल हो गई जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो रहे थे। और इसके बाद मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू किया कि जो उनकी लीगल टीम है आम आदमी पार्टी की, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस जा रही है आज रात को, यानी कि 21 की रात को ही एक अर्जेंट हियरिंग मांगने के लिए। इतना जल्दी से एससी रजिस्ट्रार के घर आपकी लीगल टीम जा रही है। आतिशी ने अभी इस बात की पुष्टि भी की है कि आज ही वो चाहेंगे, और ऐसा पहली बार भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट देर रात किसी मामले में बीच बचाव करे। चित्रा, बट फॉर सम रीजन ये हियरिंग उस रात को हुई नहीं, और ये हियरिंग हुई सुबह अगले दिन की 22 मार्च को। और इस हियरिंग का सुबह होना जो था वो सारी ट्रिकी सिचुएशन को क्रिएट कर रहा था, और 22 मार्च 2024 जो थी वो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के लिए एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन बन चुकी थी। बट अब जो भी होना था वो होना तो 22 की सुबह को ही था, और 22 की सुबह होती है, सुप्रीम कोर्ट असेंबल होता है और डॉक्टर सिंघवी पहुँचते हैं सीएम केजरीवाल को रिप्रेजेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में, और वो कोर्ट शुरू होने से पहले ही मेंशनिंग कर देते हैं। अब मेंशनिंग मैं आपको एक ब्रॉडली बता रहा हूँ क्या होता है बेसिकली, कि जब कोई मैटर जल्दी सुनवाना होता है या फिर कोई मैटर जो भी पिटिशन आपने फाइल की है लेकिन वो कोर्ट में लिस्ट नहीं हुई, तो जो लॉयर होते हैं वो कोर्ट शुरू होने से पहले ही अपने डॉयस पे खड़े हो जाते हैं, और जब कोर्ट असेंबल होता है, जब जजेस बैठ जाते हैं, तो उनके सामने रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ हमारे मैटर को सुन लिया जाए। अब देखिए, 22 मार्च को ये बात अंडरस्टूड थी कि सबसे पहला मैटर यही सुना जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सबको पता था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए हैं, सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हो चुकी है, तो डॉक्टर सिंघवी सबसे पहले मेंशन करेंगे। ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी।
अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम या एक चीज़ आप जो उठा सकते हैं वो ये है कि अगर आप और मैं अरेस्ट हों तो क्या ऐसा होगा, क्या हमारे को अकोमोडेट किया जाएगा इस तरीके से। वो हालांकि एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर भी कोई बात करेंगे। बट इवेंचुअली मेंशनिंग होती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ये बात मान जाते हैं कि इस मैटर को सुना जाएगा, और वो डॉक्टर सिंघवी को कहते हैं कि आप कोर्ट नंबर 2 में जाइए, वहाँ पर ये मैटर सुना जाएगा, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनेगी। पर जब डॉक्टर सिंघवी कोर्ट नंबर 2 में पहुंचते हैं और वो जस्टिस संजीव खन्ना के सामने ये बात रखते हैं कि ये मैटर आपको असाइन किया गया है, प्लीज़ ये सुन लिया जाए, तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना डॉक्टर सिंघवी को कहते हैं कि ये जो मैटर है ये PMLA का मैटर है। PMLA से मेरा मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये जो मैटर सुनेंगे ये 3 जज बेंच सुनेगी, और अभी फिलहाल चल रही है डिवीजन बेंच यानी कि 2 जज बेंच। जब यहाँ पे मैटर खत्म होंगे तब 3 जज बेंच बैठेगी। अब यहाँ पर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गई क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज ही यानी 22 मार्च को ही एक तरफ से रिमांड होनी है, यानी कि CM केजरीवाल को ED के कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, और दूसरी तरफ से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। और अब ये मैटर डिले हो गया है, तो अब इशू ये है कि कहीं ये क्लैश ना हो जाए, कहीं वहाँ पर ऑलरेडी CM केजरीवाल को प्रेजेंट ना कर दिया जाए और रिमांड ले ली ना जाए। और इन सब बातों को ध्यान रखते हुए फाइनली डॉक्टर सिंघवी का मन बना है कि वो इस मैटर को अब रिमांड में ही कंटेस्ट करेंगे, और वो डिसाइड करते हैं कि वो पिटीशन को विड्रॉ कर लेंगे, और वो पिटीशन को विड्रॉ कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो चले जाते हैं ED कोर्ट की तरफ। एंड करीब 1 घंटे बाद सॉलिसिटर जनरल कोर्ट आते हैं और वो जस्टिस संजीव खन्ना के सामने बात रखते हैं कि डॉक्टर सिंघवी ने कोर्ट को मिसलीड किया है, क्योंकि SG यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी ED को कि CM केजरीवाल को वहाँ पे रिमांड के लिए प्रेजेंट ना किया जाए, क्योंकि मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था, और ये सुप्रीम कोर्ट में ले आए मैटर को, और इन्होंने विड्रॉ कर लिया, और वहाँ पर अब रिमांड जो है डिले हो गई। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना इस पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिएक्शन लेते नहीं, और करीब 2 बजे वहाँ पर रिमांड की एप्लीकेशन भी सुनवाई शुरू हो जाती है ED के कोर्ट में। और अब मैं आपको समझाऊं कि रिमांड के टाइम पे क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई दोनों साइड की। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि रिमांड होती क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये भी ना पता हो, तो मैं उनको भी समझा देता हूँ। देखो, कभी भी कोई एक्यूज जब अरेस्ट हो जाता है ना, तो उसे 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये बात लिखी है सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। अब ये क्यों पेश करना होता है, इसका भी लॉजिक समझो। देखो, यहाँ से 3 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन ये होती है कि या तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे कि यहाँ ED है उसे कस्टडी मिल जाए, और वो जो कस्टडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की हो सकती है मैक्सिमम एज पर सेक्शन 167, उससे ज़्यादा उन्हें कस्टडी नहीं मिल सकती। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन होती है वो होती है कि जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि जेल चला जाए जो एक्यूज है, और तीसरा ये है कि उसे रिलीज़ कर दिया जाए। और अब क्योंकि आपको पता चल गया कि रिमांड होती क्या है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड मिल गया, तो अब आ जाते हैं रिमांड के टाइम आर्ग्यूमेंट्स क्या हुई थी। देखिए, ये आर्ग्यूमेंट शुरू की थी ED के लॉयर ASG SV राजू साहब ने। उन्होंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अपना केस रखा। ब्रॉडली जो लिकर पॉलिसी का केस है वो ये है कि जो लिकर पॉलिसी बनी है वो बनाई ही इस तरीके से गई है कि इसमें ब्राइब्स ली जा सकें, और अगर कोई पॉलिसी बनी है तो उसमें ऑब्वियसली कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं, उसमें अप्रूवल आया है, तो अप्रूवल के चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकती। अब ED का केस ये है कि पहली बात तो जो ये प्राइवेटाइज किया गया है लिकर के बिजनेस को, इसके लिए जो लाइसेंसेस बटे थे उसके लिए 100 करोड़ रुपये अपफ्रंट आया है आम आदमी पार्टी को। कहाँ से आया है? ये आया है साउथ की लिकर लॉबी से, और वो भी आया है जो तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी डॉटर के थ्रू, यानी कि K कविता के थ्रू, जो कि इस मामले में मिडल मैन थी साउथ की लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच में। उन्होंने वहाँ से 100 करोड़ रुपए लिए और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दिए। ये ED का केस है उनके खिलाफ, और ED का जो केस है वो इन सिर्फ 100 करोड़ रुपए पे नहीं रुकता, ये तो अपफ्रंट पेमेंट थी। लेकिन ED का कहना यह है कि जो बाद में लाइसेंसेस बटे उसमें अब बिजनेस जो है लिकर का, उसमें 12% प्रॉफिट रखा गया था दिल्ली सरकार द्वारा, और 12% प्रॉफिट में 6% जो था वो किक बैक आना था दोबारा से आम आदमी पार्टी को। और ED का केस ब्रॉडली ये है कि 100 करोड़ प्लस 600-700 करोड़ और आया था जो रेकरिंग में से आया था, जो प्रॉफिट मार्जिन में से किक बैक आया था, और इसमें से 45 करोड़ जो थे वो आम आदमी पार्टी ने यूज़ किए गोवा के इलेक्शंस में। एंड इस बात के लिए ED के पास कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी हैं, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने कंफर्म भी कर दिया है। ये बात ED का केस है। और ये सब बातें जब ASG SV राजू साहब ने ED कोर्ट के सामने रख दी, तो उन्होंने अब डिमांड की कि उनको CM केजरीवाल की कस्टडी मिले, और कस्टडी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो उनकी प्रॉपर इंटेरोगेशन करना चाहते हैं, जो ये पॉलिसी बनी इसके पीछे की क्या रीजनिंग है उनकी तरफ से, और साथ ही में जो इस मैटर में और लोग अरेस्ट हुए हैं उनको CM केजरीवाल के साथ कन्फ्रंट कराना चाहते हैं। बट दूसरी तरफ से डॉक्टर सिंघवी CM केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने इस रिमांड की एप्लीकेशन को ऑब्वियसली अपोज किया। उन्होंने ये बात रखी कि CM केजरीवाल का यहाँ कोई रोल नहीं है। 80% विटनेसेस तो CM केजरीवाल का नाम भी नहीं लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी आर्ग्यूमेंट थी, जो कि वो ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में भी ले चुके थे, वो यही थी कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट को रिमांड देने से पहले इस बात को कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है संविधान का एक बेसिक फीचर है, और उस पर इम्पैक्ट हो रहा है,
क्योंकि अगर सीएम केजरीवाल यहाँ से अरेस्ट होते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हिल जाएगी, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम अगर सीएम केजरीवाल बाहर नहीं रहेंगे तो आम आदमी पार्टी जो है वो प्रॉपर्ली इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं कर पाएगी। और फाइनली जब दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गई और ऑर्डर रिजर्व हुआ करीब शाम को 5 बजे, उसके 3-3.5 घंटे बाद करीब शाम को 8:30 बजे जो कोर्ट का ऑर्डर था वो आ गया और कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि जो सीएम केजरीवाल है उन्हें 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा जा रहा है। बट अगर अब आपको ये लग रहा है कि लीगल बैटल जो है वो खत्म हो गया इस रिमांड के साथ, तो मैं आपको ये बात बता दूं और ये बात श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अभी ये लीगल बैटल सिर्फ और सिर्फ शुरू हुआ है, क्योंकि जो रिमांड का ऑर्डर है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है। और आज यानी 27 मार्च को, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब शाम को 6:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर्स पर फिलहाल ये आ गया है कि ये मैटर जो है 3 अप्रैल को सुना जाएगा। यानी आज के लिए फिलहाल सीएम केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं मिली है अरेस्ट से। एंड इस दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के आ जाने के बाद अब ये बात क्लियर हो गई है कि कल यानी 28 मार्च 2024 को ईडी कोर्ट में सीएम केजरीवाल दोपहर को 2 बजे पेश होंगे और यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ईडी कस्टडी बढ़ानी है यानी कि एक्सटेंड करनी है, या फिर यहाँ से सीएम केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी भेजना है यानी कि जेल में भेजना है, या फिर उन्हें रिलीज़ करना है। और कल जो होगा उसे भी, जैसे हम सब कुछ कवर करते आ रहे हैं, उसे भी कवर कर देंगे। आज के लिए इस वीडियो को अभी यहाँ समाप्त कर देते हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और साथ ही मुझे अपने ओपिनियन बताएं कि सीएम केजरीवाल के अरेस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।